आप सभी को नमस्कार है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज हम लोग एनटीपीसी ग्रुप डी मॉक टेस्ट नंबर 19 करेंगे। देखिए, मॉक टेस्ट देने का मतलब होता है कि हम जो एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम में जब बैठे तो पर्टिकुलर उतने क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस कर लें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम देख लें कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मॉक टेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि 15 क्वेश्चन हम कर लिए हो गया हमारा मॉक टेस्ट एक कंप्लीट हो गया, ना जी ना। आपका कौन सा एग्जाम टारगेट है? एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो या दोनों हो। एनटीपीसी में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ग्रुप डी में 25 क्वेश्चन मैथ के आते हैं। तो आपको जब प्रैक्टिस करना है तो 25 क्वेश्चन की जगह 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए एक बार बैठने। 30 की जगह पे 35 कर सकते हैं, लेकिन 30 का 28 नहीं होगा, 25 का 24 नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे जगह मॉक टेस्ट डिस्कशन होते हैं जहाँ पे 15 क्वेश्चन करवा दिए, 20 क्वेश्चन करवा दिए, एक मॉक टेस्ट कंप्लीट हो गया, ना जी ना। जिस एग्जाम के लिए आप मॉक टेस्ट दे रहे हो उस एग्जाम में जितना क्वेश्चन पूछा जाता है उतने क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा एक बार बैठने पे। दूसरी बात, मॉक टेस्ट हर एक स्टूडेंट को देना चाहिए, उससे पर्टिकुलर सब्जेक्ट जैसे मैथ का भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं। अगर आप रोज मॉक टेस्ट देंगे तो आपके कंप्लीट मैथ का रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के मॉक का पहला क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है 2a प्लस 1/2a इक्वल टू 6 है। हमें बताना है कि 64 a टू द पावर 6 प्लस 1/64 a टू द पावर 6 का वैल्यू बताना है। पावर 1 से पावर 6 जाना है। दो रास्ता है, पहले स्क्वायर निकालें फिर क्यूब करेंगे, आंसर आएगा। या दूसरा रास्ता, पहले क्यूब निकाल लें फिर स्क्वायर करेंगे, तो भी हमारा आंसर। अगर हम स्क्वायर कर लेते तो 6 का स्क्वायर 36 होगा, 36 में से 2 जाएगा 34, और 34 का क्यूब करना हमारे लिए उतना ही मुश्किल हो जाता है जितना संजीवनी बूटी लाने के टाइम में मुश्किल हुआ, पता है ना। 12 13 तक तो क्यूब याद होगा, 34 का क्यूब ना जी ना। तो हम क्या करते हैं, पहले क्यूब निकालते हैं फिर स्क्वायर निकालते हैं, आंसर बराबर आएगा और कैलकुलेशन में अपना हाथ भी नहीं रुकेगा। पहले क्यूब निकालेंगे तो 2 का क्यूब कितना होगा, तो आप बोलेंगे 8 ए क्यूब प्लस 1/8 ए क्यूब इक्वल टू 6 का क्यूब 216 माइनस 3 इंटू 6 कितना होगा 18। 216 में से 18 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 198 आ जाएगा। आगे जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। ए का क्यू का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा ए के पावर 6 प्लस 1/, ये नीचे क्या हो जाएगा 64 ए के पावर 6 बराबर 198 का स्क्वायर माइनस 2। अब सर पूछा जाओगे सर 34 का क्यूब करना था, इधर तो 198 का स्क्वायर, हमें तो 45 का स्क्वायर याद है, 49 का नहीं है। किसी को नहीं याद होगा 2401 है तो कमेंट करके बताओ कि 56 का क्या होगा। बताया हुआ है ना कि कैसे निकालना है। देखो 198 है, हमारे साथ मजा क्या आता है पता है, जैसे 198 है ना, देखते इसके बेस में कहाँ पे पहुंचे, जहां पे जीरो की संख्या ज्यादा हो। तो आप बोलोगे सर इसमें अगर 2 ऐड कर देंगे तो ये 200 हो जाएगा, बोलेंगे हाँ जी हाँ। अगर 2 ऐड कर रहे हैं तो 2 इससे दूर भी जाना पड़ेगा, 196 हो जाएगा। हमें क्या बताना है, 98 का स्क्वायर बताना है। 2 का स्क्वायर करिए, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो 2 डिजिट में लिखिए 04, 2 डिजिट में लिखना है 04 लिख दिए। 196 का डबल करिए, 196 का डबल करेंगे तो कितना होगा 19 का डबल 38, मतलब 190 का डबल 380, 6 का डबल 12, 380 प्लस 12 392 होता है। हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे 392। हमारा इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 39204 माइनस 2 करें। कुछ स्टूडेंट का माइंड में खुजली होगा सर ये 2 जीरो कहाँ गया। तो देखो हम क्या करते हैं, ये तो हमारा आंसर आ गया, फिर 2 डिजिट में लिखना है। जब हम 196 का डबल किए तो ये कितना आया 1, यहाँ पे लिख, ये आया 39200, लास्ट में 2 डिजिट आया, उसमें हमें 2 का स्क्वायर जोड़ना है, 4 जोड़े, ये क्या होगा 39204।
हम इसीलिए बोले कि स्क्वायर जो 2 का स्क्वायर करें उसको 2 डिजिट में लिखो, क्या कि 2 जीरो तो आएगा ही आएगा। तो हम डायरेक्ट लिख दे कि 39204 में से 2 जाएगा तो ये होगा 39202। हमारा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी हमारा सही है। यूनिट डिजिट से भी नहीं जा सकते क्योंकि एग्जामिनर है ना 3 जगह पे यूनिट डिजिट पे 2 कर दिया, वो भी नहीं चलेगा, स्क्वायर निकालना ही पड़ेगा। उधर क्यूब भी निकालोगे वहां से भी आंसर वही आएगा। देखो यहाँ पे अपना कहीं पे हाथ रुका नहीं रुका। कैसा लगा क्वेश्चन का सॉल्यूशन? मजा आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन में दिया कि एक त्रिभुज के 2 कोण का योग इसके तीसरे कोण के बराबर हो, तीसरे कोण का माप बताइए। देखो जैसे मान लो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, त्रिभुज के 3 कोण ए बी सी यही होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? अब बोलता है कि 2 कोणों का योग इसके तीसरे कोण के बराबर है। हम मान लें कि पहला कोण 1 होगा, दूसरा कोण 2 होगा, तो तीसरा कोण कितना होना चाहिए? 3, क्योंकि बोल रहा है कि a प्लस बी बराबर क्या है? सी है। 1 प्लस 2 बराबर 3, सही है। अगर ये एंगल है, अगर ये एंगल है बोल दें, अगर हम इसको रेशियो में बोल दें कि 1:2:3 है, ये वैल्यू भी बोल सकते हैं, तो तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। यहाँ पे कितना? 1 2 3 कितना होगा? 6 होगा। 6 का वैल्यू कितना है? 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल कितना गुना है? 3 गुना पे 1 जीरो चिपकाना है। हमसे पूछा जा रहा है कि तीसरे कोणों का माप बताइए। तीसरा कोण है एंगल सी है, इसका 3 गुना करेंगे, इस पे 1 जीरो चिपकाना है। 3 का 3 गुना 9, 9 पे 1 जीरो चिपकाएंगे 90। हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही। आप कोई भी वैल्यू मान लो, 0.5, 0.5, 1, 1.5, 1.5, उसके बाद 3 मान लो, कुछ भी मानो आंसर आएगा। ऐसा नंबर मानो जिससे आसानी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें दिया कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त अन्य 2 वृत्तों को स्पर्श करता है। तीनों वृत्त से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। डायग्राम दिया नहीं हुआ, डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा एग्जाम में समझने के लिए। आइए हम बनाते हैं। ये दिया हुआ त्रिभुज, क्या दिया है? वृत्त दिया है, सर्कल। क्वेश्चन को तब तक एक बार आप फिर से रिपीट करके पढ़िए तो मजा आ जाएगा। ये दिया हुआ है, हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त, अगर हम इसे बोलें कि ये क्या है? ए है, सर्कल ए है, सर्कल बी है और ये सर्कल सी है, मान लेते हैं। तो प्रत्येक वृत्त अन्य 2 वृत्तों को स्पर्श करता है। देखिए वृत्त सर्कल ए जो है सर्कल बी को भी स्पर्श कर रहा है, सर्कल सी को भी कर रहा है। बी क्या कर रहा है? ए को भी कर रहा है, सी को भी कर रहा है, सी जो है बी को भी कर रहा है और ए को भी कर रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि तीनों वृत्तों से घिरे भाग कौन सा भाग है? ये जो भाग है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये भाग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो आओ हम दिखाते हैं। दिखा? अब दिखेगा। ये दिखा? हमें पूछ रहा है इसका एरिया बता, क्या होगा? कैसे करेंगे? देखो ये तो दे दिया, अब थोड़ा सा आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त हैं, तीनों वृत्त का रेडियस कितना है? 3.5। मतलब कि अगर हम इसके सेंटर से अगर इसको इसके सेंटर को मिला दें, ये लाइन हो जाएगा। फिर हम क्या करें? फिर हम यहां से मिलाएं, इस सेंटर से इसको मिला दें और इसके सेंटर से इसको मिला। हम क्या किए? सर गौर से देखिएगा, एंड जो सर्कल ए है इसका सेंटर यहाँ पे होगा, सर्कल बी का सेंटर यहाँ पे होगा, दोनों सेंटर को हम मिला दिए। सेंटर सी का यहाँ पे होगा, सर्कल का सेंटर बी की सेंटर और सी के सेंटर को मिला दिए। देखो यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस आर होगा, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस आर होगा, क्योंकि 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है।
ये भी डिस्टेंस आर होगा, ये भी आर होगा, ये आर होगा और ये आर होगा। ये कैसा दिख रहा है? ये जो सर्कल, ये जो त्रिभुज बना है, इस त्रिभुज का एक भुजा कितना होगा? आर प्लस आर टू आर, आर प्लस आर टू आर, आर प्लस आर टू आर। हर एक भुजा अगर इक्वल है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो त्रिभुज है ये कैसा है? समबाहु इक्विलेटरल ट्रायंगल है। बोलेंगे बिल्कुल। बोलोगे सर ये बनाने का आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हमें जब ये एरिया इसका बताना है, ग्रीन का, ग्रीन वाले एरिया का, कैसे निकालेंगे? इस त्रिभुज में से, इस त्रिभुज में से, इस त्रिभुज में से अगर हम इस सेक्टर को हटा दें, इस सेक्टर को माइनस कर दें, किस सेक्टर की बात कर रहे हैं? अगर हम इस सेक्टर को हटा दें प्लस इस सेक्टर को घटा दें प्लस एक और सेक्टर ले लेते हैं, इस सेक्टर को घटा दें। अगर हम इस तीनों सेक्टर को, इस त्रिभुज के एरिया में से इस तीनों सेक्टर को घटा देंगे तो ये बीच वाला एरिया बच जाएगा। तो आप बोलेंगे बिल्कुल बच जाएगा। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो ये जो शेडेड एरिया होगा जिसे हम डिनोट कर देते हैं, जिसे हम डिनोट कर रहे हैं एस ए से डिनोट कर रहे हैं, शेडेड एरिया निकालना है। ये बहुत आसान होता है। शेडेड एरिया निकालने का फॉर्मूला आप याद रखोगे, ये होता है √3 माइनस π/2 इंटू आर स्क्वायर। किया गया इस टाइप में दिया रहे तो ये टिक लगा लोगे। अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो आपको क्या 0.16 इंटू आर स्क्वायर करना है, 0.16 इंटू आर स्क्वायर करना है। ये आया कैसे? तो आइए इसको निकालते हैं। शेडेड एरिया क्या होगा? शेडेड एरिया जो होगा वो होगा ये समबाहु त्रिभुज का एरिया। समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है दोस्तों? √3/4, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड क्या है? 2r, 2r का स्क्वायर 4r, 2r का स्क्वायर क्या होगा? 4r स्क्वायर माइनस, देखो एक सर्कल का जो हम एरिया निकालते हैं वो कितना होता है? πr² होता है। ये एरिया जो आया कितने का आया? एक सर्कल का। एक सर्कल में कितना एंगल बनता है? 360 डिग्री बनता है। एक सर्कल में कितना एंगल बनता है? 360 डिग्री। 360 डिग्री बराबर πr² एरिया। ये कितना एंगल होगा? अगर आप देखें ये समबाहु त्रिभुज है तो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। हम तीनों सेक्टर को घटा देंगे तो तीनों सेक्टर का एंगल कितना? 60 60 60 180 डिग्री है ना। 360 डिग्री का वैल्यू πr², तो 180 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? 180 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? तो आप बोलोगे सर देखो ना, 360 डिग्री का आधा करेंगे, इधर भी आधा करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 2। ये कितना होगा? πr² बट्टा 2 हो जाए, माइनस क्या करेंगे? पाई बट्टा 2r², यही आएगा। देखो 4 से 4 चला गया, r² कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? √3, क्या बचेगा? √3 माइनस π/2 बचेगा इंटू r² बचेगा। जब इसे सॉल्व करें तो √3 का वैल्यू दिया हुआ है 1.732, ये हो जाएगा 11/7। 11/7 मतलब कि 1 सही 4/7 होगा। π/2 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सबको पता है परसेंटेज में 1/7 क्या होता है? 0.142857 होता है। हमें 4/7 का वैल्यू निकालना था। 7 चौक 28, 8 यहाँ पे है, इसका वैल्यू क्या होगा? 0.571428 होता है कि नहीं होता है? अगर हम यहाँ पे वैल्यू रखें इसके जगह पे तो हम लिख सकते हैं 1.5714 लिख सकते हैं। तो अगर हम इसे हटा दें π/2 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 1.5714 इंटू r²। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा? देखो 4
जीरो में से 4 गया 6, एक में से 1 गया 0, यहाँ पे बचा 12, 13 बचा, 13 में से 7 जाएगा 6, 6 में से 5 गया 1, दशमलव हो गया, इतना हो गया, इनटू RS आया। हम क्या बोले कि जब आपको कैलकुलेशन करना हो ना तो 0.16 इंटू R² कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। आइए उस कैलकुलेशन को करते हैं। हमारे पास 0.16 आ गया। ये कैसे आया ये चीज हम आपको बता दें। यहाँ पे क्या करना है कि 0.16 इंटू R क्या है 3.5, 3.5 का स्क्वायर करना है। 3.5 का स्क्वायर कितना होगा, 33 का स्क्वायर होता है 1225, तो ये हो जाएगा 12.25 हो जाएगा। अगर हम 0.6 इंटू 12 करेंगे तो कितना आएगा, 6 दूना 12 का 2, 16 2 18 और 1 19, 192 आएगा। दशमलव का 2 डिजिट ये डाल देंगे, प्लस 0.16 इंटू 0.25 करेंगे, दशमलव हटाएंगे तो 1/4, ये कितना आएगा 0.04, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 1.96 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। दशमलव को अगर हम और बढ़ाते जाएं 571628 तो हमारा क्या आएगा 1.967 ऐसे जाएगा। हमारा दशमलव का 2 डिजिट कहाँ मैच करे 1.96, हमारा ये आंसर ऑप्शन बी हमारा सही होगा। इसमें आपको ये डायग्राम याद रखना है। ये वाला फॉर्मूला आपको कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है, अगर वैल्यू पूछना है तो ये वाली चीज आपको याद रखना है कि साइडेड एरिया क्या होगा, 0.16 इंटू R² करेंगे तो आंसर आ जाएगा। R क्या होगा, रेडियस दिया रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी दीवार के सहारे झुकी हुई एक सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से इतना, बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्त, कैसे करेंगे। आइए, ये दिया गया है किसी दीवार के सहारे झुकी हुई एक सीढ़ी ये है। उन्नयन कोण क्या होता है, अपने आंखों को नैना को ऊपर करना, उन्नयन कोण ये होगा। ये कितना दिया गया है, 60 डिग्री दिया गया है। आगे क्या बोल रहा है कि सीढ़ी का निचला हिस्सा, ये सीढ़ी का निचला हिस्सा होगा। सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 15 मीटर दूर है। ये क्या है, ये वॉल है, वॉल से 15 मीटर दूर है। इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 15 मीटर है। तो सीढ़ी की लंबाई हमसे पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस आ गया, 60 डिग्री के सामने वाली भुजा कितने रेशियो में होता है, √3 में, ये हो गया 30 डिग्री। 30 डिग्री के सामने वाली भुजा 1 यूनिट, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा 2 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 15, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना, 15 गुना 30, तो वो सीढ़ी का लेंथ कितना होगा, 30 मीटर हमारा सही है। देखो मॉक टेस्ट देने का यही बेनिफिट है। तो पहला क्वेश्चन देखें अलजेब्रा, दूसरा क्वेश्चन देखें किसी और चीज का, तीसरा क्वेश्चन देखें किसी और चीज का, चौथा क्वेश्चन किसी और चीज का देखना। माइंड आपका क्या होगा, स्विच करना चाहिए, इंपल्सिव स्विच होना चाहिए। ये क्वेश्चन कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन कुछ और मिल जाएगा। एग्जाम में तो ऐसे ही आते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि एक टैंक के आंतरिक भाग की लंबाई 25 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर और गहराई 6 मीटर है। 75 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसकी दीवार और तली पर अंदर की ओर प्लास्टर करने की लागत क्या दिया गया। एक टैंक है, जब LBH दे दिया गया मतलब वो क्या हिस्सा होगा, क्यूबाइड होगा। क्यूबाइड में बोल रहा है कि चारों दीवार को अंदर से हमें प्लास्टर करना है और उसके तली बेस को करना है। बेस भी क्या होगा, आयत होगा, ये भी आयत होगा। तो ये बताइए पूरा एरिया क्या होगा। अगर आप इसको बनाना चाहें डायग्राम, तो डायग्राम कैसा बनेगा, ये एक बनेगा क्यूबाइड, हम तो क्यूबाइड भैया ऐसे ही बनाते थे बचपन में। इस तीरों को पकड़े, इससे मिला दिया, इस तीरों को पकड़े, इससे मिला दिए, इस तीरों को पकड़े, इससे मिला दिया, इससे पकड़े, ये मिल गया। हमसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में,
कि हमें कॉस्ट बताना है किसको किसको अंदर से रंग रहे हैं। बोला है कि अंदर से इसको रंगना है, अंदर से बोल रहा है कि इसको रंगो, इसको रंगना है, इसके पीछे वाले पार्ट को रंगना है, ये भी रंगाएगा, और इसके फ्रंट वाला रंगेगा और तली रंगेगा, ये रंगेगा। यही हमसे पूछ रहा है कि इसको रंगने में कितना कॉस्ट होना चाहिए, जबकि 75 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर जा रहे हैं। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, ये क्या है? चौड़ाई है। ये क्या है? लंबाई है। ये क्या है? हाइट। तो इसका अगर हमें निकालना तो हमें क्या करना? एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया क्या होगा? तली का एरिया क्या होगा? L इंटू बी होगा, L इंटू बी होगा, प्लस अगर हम इसके फ्रंट वाले का देखो तो फ्रंट क्या होगा? L इंटू एच होगा, L इंटू एच होगा एरिया। जितना फ्रंट होगा उतना ही बैक भी होगा, तो 2 इंटू L इंटू एच होगा, प्लस साइड क्या होगा? H इंटू बी होगा, H इंटू बी होगा। एक ये दवाल हो गया तो एक ये दवाल भी होगा, तो ये क्या हो गया? 2 इंटू एच इंटू बी हो गया। हम अगर इसे सॉल्व करेंगे तो कोई यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, 2h कॉमन आ रहा है, तो हम एरिया क्या लिख सकते हैं? एरिया बराबर 2h कॉमन ले लिए, यहाँ पे हो गया L प्लस बी प्लस एल बी हो गया। ये एल बी क्या आया? बेस का एरिया आया। 2 इंटू एच क्या है? गहराई। कितना दिया गया है? 6 मीटर, इंटू लेंथ कितना है? 25, चौड़ाई कितनी है? 12, प्लस लेंथ कितना है? 25, और बी कितना है? 12। बस इसे सॉल्व करना है। ये कितना हो गया? 25, 12, 37, 37 इंटू 12, प्लस 25 गुने 12, 250 प्लस 50, 300, 250 प्लस 50, 300। इसको गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बताओ? 37 गुने 10, 370। ये कितना होगा? 370, प्लस 37 का डबल कितना होता है? 30 का डबल 60, 60 का डबल 14, 60 14 74, प्लस 300। टोटल एरिया कितना हो गया? 600, 70 और 70 140, तो 740, 744 कितना आया? 744 आया। 5 2 7, सही है। 6 दूना 12 कर लिए हैं, 7 दूनी 14, 744 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर प्लास्टर करने में 75 पैसा लग रहा है। तो ये कितना एरिया आया है? 744 मीटर स्क्वायर को करने में कितना लगेगा? तो आप बोलेंगे 744 इंटू 75 पैसा लगेगा। आंसर रुपया में है तो डिवाइड बाय क्या करेंगे? 100 से भाग दे देंगे। ये क्या है? 25 या 75, 25 चौका 100 आया। 744 को 4 से काटेंगे, एक बार में जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा, 8 चौक 32, 6 चौक 24 होगा। 186 गुने 3 करेंगे तो ये क्या आएगा? 36 18 आएगा। 18 3 54, 54 और 1 55, 558 हमारा सही आंसर है। कितना रुपया लगेगा? 558 रुपीज लगेगा इतने एरिया को प्लास्टर करवाना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि क्या दिया गया? द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x प्लस के वाई इक्वल टू एरिया। क्वेश्चन में दिया होगा इसका कोई हल ना हो, इसके लिए हमें के का वैल्यू बताना है। तो कोई हल ना हो
इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है। हम क्या करते हैं कि दोनों इक्वेशन का x का कोफिशिएंट लिखेंगे। x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है पहले में, दूसरे में x का कोफिशिएंट क्या है, 5 है, बराबर y का कोफिशिएंट क्या है, k। यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है, -7 है, नॉट इक्वल टू कांस्टेंट टर्म होता है 11/5 होता है। ये होता है कि का कोई हल ना हो इसके लिए। हमें जब निकालना रहेगा कोई हल, तो इसको k की वैल्यू बताना, तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा, इस दोनों से अगर k का वैल्यू निकालें तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 हो जाएगा बट्टा 5। k का वैल्यू हमारा कितना आएगा, -14 होगा, -7 तो -14/5 हमारा ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जिसमें दिया गया है एक कार्यालय में 200 कर्मचारी हैं, जिसमें से 130 कर्मचारी के पास डेस्कटॉप है और 100 के पास लैपटॉप है तथा 60 के पास डेस्कटॉप और लैपटॉप है। इनमें से कितनी कर्मचारियों के पास लैपटॉप है। मौखिक कर सकते हैं। देखो 100 के पास क्या है, लैपटॉप है, और 60 के पास कितना है, डेस्कटॉप और लैपटॉप दोनों है। हमसे पूछा जा रहा है कि केवल लैपटॉप किसके पास है, तो 100 में से 60 घटा देंगे, आंसर क्या होगा, 40 हमारा सही होगा। आप इसे चाहे तो डायग्राम से भी समझ सकते हैं, डायग्राम से समझ लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे। इसको वेन डायग्राम से अगर करने का कोशिश करें, ये हो गया अपना वेन डायग्राम से काम कंप्लीट। ये जो देख रहे हैं, मान लेते हैं कि ये जो है ये लैपटॉप है, ये क्या होगा, डेस्कटॉप होगा। ये जो शेडेड एरिया है, ये शेडेड एरिया क्या होता है, ऐसा यहाँ पे वैल्यू आएगा जहाँ पे लैपटॉप भी हो और डेस्कटॉप भी हो, दोनों चीज। आप बताइए शेडेड एरिया में पहले यहाँ पे दिया गया कि तथा 60 के पास डेस्कटॉप और लैपटॉप दोनों है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 60 यूनिट आएगा। ऐसे बंदे होंगे जिनके पास लैपटॉप भी होगा और डेस्कटॉप भी होगा, तो 60 आदमी है। आगे क्या बोल रहा है, जिसमें से 130 कर्मचारी के पास डेस्कटॉप है, 60, इसका मतलब होता है कि 60 जो होंगे वो लैपटॉप भी है और डेस्कटॉप भी होंगे 60 आदमी के पास, और डेस्कटॉप वाले के पास भी 60 होगा। टोटल डेस्कटॉप कितना है, 130, तो बचेगा कितना, आप बोलेंगे 70 बचे। मतलब अगर हमसे पूछा जाए कि सिर्फ और सिर्फ डेस्कटॉप कितने आदमी, सिर्फ और सिर्फ डेस्कटॉप कितना है, तो 70 आदमी के पास। इसमें 130 नहीं होगा, 130 में तो 60 के पास डेस्कटॉप भी और लैपटॉप भी है। लैपटॉप कितना है, 100 है, जिसमें से 60 के पास लैपटॉप डेस्कटॉप दोनों है, बचा कितना, 40। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि कितने कर्मचारियों के पास केवल क्या है, लैपटॉप है, तो 40 के पास सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप है। ये हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है कि ए अकेले किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेला उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। ए से शुरू करके यदि वे दोनों एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं तो वह कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। करिए, कैसे करेंगे, देखो डायरेक्ट इफिशियंसी निकाल लेते हैं। ए और बी का इफिशियंसी कितना होगा, इफिशियंसी का रेशियो कितना होगा, 5/6 होगा। टोटल वर्क कितना होगा, इफिशियंसी इंटू डे, 12×5 = 60, टोटल वर्क कितना हो गया, 60 होगा। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए से शुरू करके यदि वे दोनों एक एक दिन छोड़ के आ रहे हैं, इसका मतलब होता है, छोड़ के आने का मतलब हुआ कि अगर पहला दिन ए स्टार्ट कर रहा है तो ए आएगा, अगले दिन काम पे बी आएगा, अगले दिन बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा। मतलब दोनों आदमी एक दिन नहीं आएंगे। पहले दिन ए स्टार्ट करेगा, अगले दिन बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा। तो आप दो को, क्योंकि ए बी हर एक 2 दिन में ए बी रिपीट कर रहे हैं, तो 2 दिन में ए और बी कितना कार्य करेगा, तो बोलेंगे ए का 5 इफिशियंसी है
और बी का 6 इफिशियंसी है। इसका मतलब हुआ कि 2 दिन में ए प्लस बी मिलके 11 यूनिट काम करेंगे। हमें काम कितना करवाना है? 60 करवाना है। 2 दिन में 11 करेंगे तो कितने दिन में 60 यूनिट कंप्लीट हो जाएगा? आप बोलेंगे ये डिग्री नहीं होगा। 60 यूनिट बोलेंगे 11 छक 66 हो जाता है, ज्यादा हो जाएगा। 11 पच 55 होता है। ये हो गया 55 यूनिट कार्य हो गया। कितने दिनों में? ये भी 5 गुना होगा, 10 दिनों में। अगर 2 दिन में 11 यूनिट काम हो रहा है तो 10 दिनों में 55 यूनिट काम हो गया। देखो ए स्टार्ट किया, बी गया। अब कौन आएगा काम करने के लिए? देखो ए बी पहला दिन किया, ऐसे करते करते 10वें दिन कौन आएगा? बी आ गया। अब कौन आएगा? ए आएगा। अब कौन आएगा? ए आएगा। ए अगले दिन आएगा, एक दिन आएगा। एक दिन का एफिशिएंसी कितना है? 5 है, तो 5 कर देगा। टोटल कितना काम हो गया? 55 प्लस 5 60। 60 यूनिट कार्य हो गया। कितने दिनों में? 10 प्लस 1 11 दिन। हमसे यही पूछ रहा है कि अल्टरनेट आएंगे तो कितने दिनों में काम कंप्लीट होगा? 11 दिन हमारा सही है। ये इस टाइप के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में टाइम एंड वर्क से बहुत पूछा जाता है, तो इसे आप फोकस जरूर करिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो दिया गया 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो आरोही क्रम में है के हैं। यदि संख्याओं के पहले समूह के तुरंत बाद की 2 और क्रमागत संख्याओं को इसमें शामिल कर लिया जाता है तो प्राप्त होने वाली नया औसत ज्ञात कीजिए। ये एवरेज का प्रॉपर्टी है, आंसर k प्लस 1 होगा। आइए समझते हैं 3 क्रमागत नेचुरल संख्या क्या होगा। बोलो 1 2, कोई भी ले सकते हैं, 5 6 7 7 8 9 ऐसे ले सकते हैं। इसका एवरेज क्या होगा? इसका एवरेज क्या होगा? तो बोलेंगे बीच का होगा। एवरेज इसका 2 हो गया, जोड़ लो। 3 प्लस 2 प्लस 1 5, टोटल कितने हैं? 3 है। तो 6 बट्टे कितना? 3 2 5 1 6, 6 बट्टे 3 2 होगा। इसको बोल रहा है के है। 3 एक्स प्लस 1 ये सब नहीं मानना है। 3 क्रमांक प्रकार संख्याओं का औसत के है। ये 2 जो है के है। आगे बोला यदि संख्याओं के पहले समूह के तुरंत बाद, पहला समूह क्या था? 1 2 3, क्या था? 1 2 3, इसके तुरंत बाद 2 लेना है तो 4 और 5, कितना संख्याओं का? 1 2 3 4 5। इसका एवरेज कितना होगा? दोनों साइड से हटा दो, बीच का संख्या हो जाएगा ना। 5 में बीच का संख्या कौन सा होगा? तीसरा। एवरेज हमारा हो जाएगा 3 हो जाएगा। वैसे आप जोड़ सकते हो कि एवरेज कैसे लेगा। 5 4 9 9 3 12, 12 2 14, 1 15, 15 बटे 5 3 हो जाएगा। तो हमसे पूछा तो प्राप्त होने वाले नया औसत ज्ञात कीजिए, तो नया औसत क्या होगा? देखो ये 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 प्लस 1 लिख सकते हैं। ये 2 को क्या बोला गया क्वेश्चन में? के मान लिया है। ये हो गया के प्लस 1। हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा सही है। अब लगातार अगर हम संख्या जोड़ रहे हैं ना, अगर आपको यहाँ पे नंबर वैल्यू लेंगे, बहुत आसानी से वो एवरेज में 1 बढ़ जाता है लगातार संख्याओं। क्वेश्चन में दिया कि यदि छूट और प्रतिशत लाभ दोनों ही 20% है तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक? क्या होता है? कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो क्या होता है? ये होता है 100 माइनस डिस्काउंट। 100 माइनस डिस्काउंट क्या होगा? 80। मार्क प्राइस क्या होता है? 100 प्लस प्रॉफिट। बोल क्या रहा है? डिस्काउंट और प्रॉफिट भी क्या है? 20% है। 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 120। जीरो से जीरो चला गया, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। हमसे पूछा जा रहा है कि अंकित मूल्य मार्क प्राइस जो है क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है? 2 से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। 1 किस पे ज्यादा है? 2 पे है। परसेंटेज बताने के लिए 100 से हम गुना कर देते हैं। कितना हो गया? 50%। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए हमारा सही है। ये क्या होता है? सिंपल 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट।
100 प्लस प्रॉफिट परसेंट होगा, उस पर रखेंगे तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो निकल जाता है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक निश्चित संख्या में कुछ पुरुष किसी कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 5 पुरुष अधिक होते तो इस कार्य को पूरा होने में 10 दिन कम लगता है। तो पुरुषों की कुल संख्या ज्ञात। मान लो कि वर्क होगा, पहले कितने दिनों में कंप्लीट होता था? 50 दिनों में। अब यही काम जो है 40 दिनों में कंप्लीट हो रहा है। क्यों? क्योंकि 5 आदमी पुरुष बढ़ने से पूरा काम पहले 50 दिन में था, अब 10 दिन कम हो रहा है। तो 50 से 10 दिन कम मतलब कि 40 ही तो होगा। और ये देखो, जब वर्क कांस्टेंट है, वर्क जब कांस्टेंट होता है तो टाइम बोलो या डे बोलो, ये भी तो टाइम ही है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफिशिएंसी होता है, या आदमी बोल सकते हो मैन होता है। मतलब कि जिस काम को कुछ आदमी 50 दिनों में कर रहा है, 5 आदमी और बढ़ गया है तो काम, उसी काम को करने में 40 दिन लग रहा है। अगर टाइम 5 रेशियो, टाइम जो है 5 रेशियो 4 में है, इफिशियंसी बोलो या मैन का रेशियो क्या होगा? 4 रेशियो 5 हो जाएगा। मतलब कि ज्यादा दिन काम करेगा तो कम आदमी रहेगा तो ज्यादा दिन लगेंगे, ज्यादा आदमी होगा तो कम दिन लगेगा। यहाँ पे कितना ज्यादा है? 1 यूनिट ज्यादा है। क्वेश्चन में कितना ज्यादा है? बोल रहा है कि 5 पुरुष अधिक आ रहे हैं, पहले 4 आते थे अब 5 आ रहे हैं। कितना ज्यादा? 1 ज्यादा। क्वेश्चन में बोला 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? 5 है। हमसे पूछ रहा है पुरुषों की कुल संख्या, मतलब पहले कितना पुरुषों की संख्या? 5 गुना पहले पुरुषों की संख्या 20 में। हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही। आपको x प्लस 5 करके नहीं मानना है, लॉजिक से चलेंगे तो बन जाए। क्वेश्चन में दिया हुआ कि एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे स्टेशन प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है और 20 मीटर लंबे दूसरे स्टेशन प्लेटफॉर्म को 10 सेकंडों में पार करती है। हमसे पूछा जा रहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात है। सबको पता है कि जब लेंथ प्लेटफॉर्म को अगर ट्रेन पार कर रही है तो इसका मतलब है कि तभी पार कर सकती है जब प्लेटफॉर्म और लेंथ ऑफ ट्रेन, मतलब कि ट्रेन को प्लेटफॉर्म का लेंथ और खुद के लेंथ इतना जब चलेगी तभी जाके प्लेटफॉर्म क्रॉस हो पाएगी। इसका मतलब कि लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस पहले में कितना 50 मीटर, प्लेटफॉर्म को कितना टाइम लग रहा है? तो यहाँ पे दिया गया 15 सेकेंड। कितना सेकेंड में बाबू? 15 सेकेंड। आगे बोला कि यहाँ पे भी वही ट्रेन है तो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस 20 मीटर पार करने में कितना लग रहा है? 10 सेकेंड लग रहा है। ये बात समझ में कि ये जो क्वेश्चन में दिया गया वही चीज हम लिख दिए हैं। आप गौर से देखो तो यहाँ पे देखिए 15 सेकेंड, यहाँ पे 5 सेकेंड। ये जो 5 सेकेंड है, ये जो 5 सेकेंड है, ये कम क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ पे भी लेंथ ऑफ ट्रेन है, यहाँ पे भी लेंथ ऑफ ट्रेन है। ये है कि यहाँ पे जो 30 मीटर का क्या है, कमी आ रही है। मतलब इसका मतलब कि 30 मीटर, ट्रेन को 30 मीटर चलने में कितना टाइम लग रहा है? 5 सेकेंड लग रहा है। 30 मीटर चलने में 5 सेकेंड लग रहा है। हमें बताना, लेंथ ऑफ ट्रेन बताना है। हम कहीं से भी निकाल सकते हैं। अगर इसका 2 गुना कर देंगे तो 10 सेकेंड में, 10 सेकेंड में कितना मीटर? इसको भी 2 गुना तो 60 मीटर। अब इस लाइन को देखिए, बोला जा रहा है लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस 20 मीटर, 10 सेकेंड में पार करिए। 10 सेकेंड में कितना मीटर? 60 मीटर। लेंथ ऑफ ट्रेन हम निकाल सकते हैं, 60 में से 20 जाएगा 40 मीटर। हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हमारा सही होगा। आप यहां से भी निकाल सकते हो, इसका 3 गुना करेंगे तो 90 हो जाएगा, 90 में से 50 जाएगा तो 40, क्योंकि दोनों जगह पे ट्रेन का लेंथ क्या है? सेम है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। दिया गया है, दी गई आकृति में एक तिर्यक रेखा, 3 समांतर रेखा, ये ए बी लाइन, सी डी लाइन और ई एफ लाइन क्या है? पैरेलल है।
तीनों समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित कर रहा है एक तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन। बोला जा रहा है कि दो बड़े कोणों का माप समान है, बड़े कोण और छोटे कोणों के माप का अनुपात 7:3 है, तो बड़े कोणों का माप ज्ञात कीजिए। मतलब हमें 7 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। हमारा ऑप्शन से अगर चलें तो 7, वही आंसर हमारा सही होगा, 7 से विभाजित हो जाएगा। 110 नहीं हो रहा है, 18 भी नहीं हो रहा, 90 हो रहा है कि 90 भी नहीं हो रहा, 126 हो रहा है। ऑप्शन डी हमारा सही है। लेकिन देखिए, अगर करना चाहें तो देखिए, CD लाइन EF लाइन के पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। अगर ये कोण Z है, अगर ये Z है, अगर ये Z है, ये क्या होगा, एकांतर कोण से ये भी Z हो जाएगा, ये Z हो जाएगा। तो Y प्लस Z बराबर कितना होगा, Y प्लस Z बराबर 180 डिग्री। बोला जा रहा है कि दो बड़े कोणों का माप समान है, बड़े कोण और छोटे कोणों का माप का अनुपात ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि बड़ा कोण 7x होगा, छोटा कितना होगा, 3x होगा। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, 7x प्लस 3x बराबर 180 डिग्री। x का वैल्यू कितना आ गया, 18। तो 7x का वैल्यू कितना आएगा, 7x का वैल्यू कितना आएगा, 7 में गुना करेंगे किससे, 18 से, 18 7 126 डिग्री। हमारा सही ऑप्शन हमारा डी है, बिल्कुल सही है। उम्मीद करते हैं आगे बढ़ने के लिए आप लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो रहा होगा। दिया गया है किसी वस्तु की बिक्री के दौरान 12.5% का लाभ और 10.5% हानि के बीच का अंतर 161। अंतर मतलब क्या होता है, देखो इस दोनों के बीच का अंतर कितना हो, एक प्लस में है 12.5, एक माइनस में है 10.5। अंतर कितना होगा, डिफरेंस 12.5 और 10.5 को जोड़ेंगे तो 23%। 23% का वैल्यू कितना है, 161। हमसे पूछ रहा है तो लाभ बताइए 119%, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस क्या होगा, यही पूछ रहा है। 119 यूनिट का वैल्यू हमसे पूछ, 119 यूनिट का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है, क्या होगा बताओ, क्या होगा। इसको काटेंगे, ये देखो ये क्या है, प्राइम नंबर है। और जब प्राइम नंबर से किसी को भाग देने में मजा आता है ना, मत पूछो, बहुत मजा। देखो 23 को अगर 10 गुना करेंगे तो 230, बहुत आगे है 161 से, मतलब 23 से अंदर जाएगा। बोलो हाँ कि ना, आंसर में पॉइंट नहीं आ रहा है तो हमारा गुना भाग करेंगे उसमें भी पॉइंट नहीं आएगा, हाँ या ना, हाँ। देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट 3, देखो 3 में किस संख्या से गुना करे कि इसका यूनिट डिजिट 1 आ जाए। आप बोलो देखो 7 या 21 होता है, 7 से गुना करो तो 23 से 7 161 होता। पहाड़ा याद था, आपको नहीं याद है, आपको उस तरह का 23 का 7 गुना 161, 119 का 7 गुना कितना हो, हमको 9 का नहीं याद है, मान लीजिए आपको 9 का याद है, 19 का याद है, नहीं याद है, 11 का याद है, तो 11 7 77 710, 9 का 9 7 63, तो 700 क्या होगा, 700 110 गुने 7 770 प्लस 9 7 63 3 3 8, मतलब सेलिंग प्राइस कितना होगा, 833 रुपया हमारा सही है। 19 7 133। ऐसे भी करते हैं, 19 7 133 डबल 3 एक का हम करेंगे 7 से गुना, तो 7 प्लस 1 8 आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखो डायग्राम दिया गया है, इसी डायग्राम को हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, क्वेश्चन में ये डायग्राम दिया गया है, आपको बनाना ना पड़े। दिया गया दी गई आकृति में DE एक बिंदु B पर वृत्त की स्पर्श रेखा है। DE क्या है, एक स्पर्श रेखा है, पॉइंट B पे मिल रहा है, टच कर रहा है।
ट्रायंगल ए बी सी इस प्रकार बनाया गया कि ए और सी दिए गए वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु है। यदि ए बी डी 65 डिग्री है, ए बी डी अगर 65 डिग्री है, ए बी डी का वैल्यू दिया गया है 65 डिग्री, हमसे पूछ रहा है कि बी ए सी का वैल्यू बताओ। देखो एक थ्योरम होता है, नाम ना जानो कुछ ना जानो कोई दिक्कत नहीं। एक सर्कल पे अगर स्पर्श रेखा जो टेंजेंट लाइन होगा, उस लाइन से सर्कल पे जो कोण बनना है, ये टेंजेंट लाइन से जीवा के साथ कॉर्ड के साथ जो कोण बनेगा वो कोण इक्वल होगा उस जीवा पे जो दो कोण बने, उस जीवा के बाहर इस साइड कोण बनना है, उस जीवा का जो दो कोण है उसको छोड़ के जो तीसरा कोण होगा वो बराबर होंगे। मतलब ये कितना है 65 डिग्री, ये भी होगा क्या 65 डिग्री। अगेन एक सर्कल में जो टेंजेंट होगा, जो स्पर्श रेखा होगी, उसके साथ जो कॉर्ड होगा, वो जो जीवा होगी, जो बाहर से कोण बनाएगा वो कोण बराबर होती है किसका, उस जीवा पे बनने वाले कोण को छोड़ के जो कोण बनेगा, ये कोण छोड़ के जो एंगल बनेगा वो कोण क्या होंगे, बराबर होते हैं। ये कॉर्ड है, इस कॉर्ड से एक लाइन खींचे, इस कॉर्ड से एक लाइन खींचे, यहाँ पे जो कोण बनेगा वो कोण और ये कोण बराबर होगा। काम खत्म, यही आपको पता करना था। आगे अगर ये दोनों आपस में बराबर भुजा हैं तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, तो ये भी कितना हो जाएगा 65 डिग्री। ए सी बी का एंगल का योग कितना, किसी भी त्रिभुज में एंगल का सम 180 डिग्री होता है, 65 65 130, तो ये कितना हो जाएगा 180 में से 130 जाएगा 50 डिग्री। आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। सर्कल, कंस्ट्रक्शन, ट्रायंगल, बेसिक कॉन्सेप्ट सब इसमें पूछा गया है। अगर ये चीज आपको नहीं पता होगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा निकालने। अगेन ये दोनों भुजा बराबर, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, 180 में से इस दोनों का सम घटाएंगे, 130 घटाएंगे, क्या बचेगा 50। और करते हैं इस क्वेश्चन को। एक टैंक में ए और बी दो प्रवेश क्या है, नल क्या है, जो इसे क्रमशः 12 घंटे और 16 घंटे में भर सकती हैं। एक निकासी नली सी है जो 8 घंटे में पूरे टैंक खाली कर सकती है। यदि टैंक खाली होने पर सभी तीनों नलिकाएं एक साथ खोले जाती है तो टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा, बताइए कैसे करेंगे। देखो ए जो भरने वाला है उसे आप प्लस के निशान से डिनोट करते हैं। बी 16 ये भरने का काम कर रहे हैं। सी 8 घटाने का काम, माइनस मतलब कि खाली कर रहा है। इस तीनों का एलसीएम लेंगे, 12 16 18 48, एलसीएम यही आएगा, 12 चौक 48, 16 तिया 48, 8 छक्का 48, ये क्या आया माइनस। हमसे पूछ रहा है एक साथ खोली जाती है तो टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा। टैंक कितना है 48 लीटर का, ए भर रहा है, बी भर रहा है और सी खाली कर रहा है, माइनस से डिनोट कर दी। कितना टाइम लगेगा, इक्वल टू दोनों का इफिशियंसी जोड़ेंगे, 4 और 3 7, 7 में से एक जाए 6 जाएगा, एक बचेगा। मतलब कि पर घंटा अगर बात करें तो 1 यूनिट या 1 लीटर ही पानी भरा जा रहा है जब तीनों नल साथ में चालू हों। तो 48 लीटर को भरने के लिए 48 घंटे। आंसर है कि नहीं जी, है, ऑप्शन डी हमारा सही। बस बहुत आसान था, बेसिक क्वेश्चन।
1 माइनस साइन 35 डिग्री इंटू कॉस 55 डिग्री का वैल्यू आपको बताना है। बताइए क्या होगा। देखो, साइन कॉस है माइनस है, हम क्या करते हैं कि कॉस को अगर साइन में बदलने का कोशिश करें तो क्या होगा, 1 माइनस साइन 35 डिग्री इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री लिख सकते हैं। 55 को 90 डिग्री में से 35 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 1 माइनस साइन 35 डिग्री इंटू कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा, तो साइन 35 डिग्री। इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर 35 डिग्री होगा। 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर 35 डिग्री। एक बोला सर हम तो बस थीटा थीटा रटे थे, 35 एंगल भी पूछा जाता। आज कौन सा ऑप्शन सही है, ये हमारा सही है, कॉस स्क्वायर 35 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी जा सकता है, ऑप्शन से तो सब बता देगा कि देखो यहाँ पे 24 है, प्लस का 24 है, 8 3 24, इसको गुना करेंगे साइन के साथ तो ये भी प्लस आ रहा है, ये प्लस इंटू माइनस, माइनस आ रहा है ये नहीं होगा, ये माइनस आ रहा है ये नहीं होगा। अब क्या होगा, दो ऑप्शन हो गए तो इस दोनों को जोड़ो। देखो इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 3 11, इसको इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, माइनस का 11, हमको चाहिए प्लस का 11, तो ये सही होगा, ये गलत। लेकिन इसको करेंगे कैसे, प्रोसेस क्या है फैक्टर करने का। देखो बीच वाला जो नंबर है, अभी ये एक्स वाई को आप भूलो, जो 11 है और यहाँ पे 24 है, 24 का ऐसा फैक्टर करो, क्या है, 24 का ऐसा फैक्टर करो, 24 का ऐसा फैक्टर करो, इसको गुना करें तो 24 आ जाए, जोड़े घटाओ कुछ भी करो तो प्लस का 11। देखो 6 चौक 24 होता है, 8 3 24 और भी होंगे। हमें यहाँ पे देख रहा है 8 और 3, 8 प्लस का 8 प्लस का 3 कितना हो जाएगा, प्लस का 11 हो जाएगा। आइए हम यहाँ पे, ये होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होता है, हम इसे क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 11xy को क्या लिख सकते हैं, 8 के साथ xy प्लस 3xy प्लस 24y स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 8y। अगर क्या होता है, देखो जो चीज कॉमन यहाँ पे लिए हो वही चीज यहाँ पे भी कॉमन आ जाता है, ऑटोमेटिक आ जाता है, देखना पड़ेगा। अब देखो x प्लस 8y तो यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, यहाँ पे x है, हमें क्या चाहिए 3xy चाहिए यहाँ पे, इसके लिए हमें यहाँ पे 3y से गुना करना पड़ेगा। या ये आ गया 3xy, ये क्या आ गया 8 3 24 y स्क्वायर। इस दोनों में x प्लस 8y कॉमन है, बचेगा क्या, x प्लस 3y। कौन सा आंसर होगा, x प्लस 8y इंटू एक्स प्लस 3y, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वह वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी जिस पर 1200 की राशि 2 वर्षों में 1348.32 हो जाए। क्या बोला, 2 ईयर 1200 की राशि कितना हो जा रही है, 1348.32, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 2 जीरो आएगा। अगर हम इसका रेशियो ले ले तो क्या आएगा, ये अगर 3 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है, 4 या 3 से कट रहा है ना,
इसमें 3 से भाग देंगे तो 4 पे 0 रेशियो। यहाँ पे अगर 3 से भाग देंगे तो ये क्या हो गया, 4 के 12। यहाँ पे क्या बचेगा, 14, 3 चौक 12, ये बच गया। यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 8 बचा, 28 हो गया। 28 से तो सीधा 9 से लगा देते हैं, 9 या 27। एक बचा यहाँ पे, 3 हुआ, 3 चौक 12, 3 चौक 12, ये आ 44,944, ये आया 40,000, वो आया 44,924। ये क्या आया, 2 साल का आया रेशो। हमें परसेंटेज बताने के लिए 1 साल पे जाना पड़ता है, तभी परसेंटेज बता सकते हैं। 1 साल पे आने के, 2 साल से 1 साल पे आने के लिए 40,000 का स्क्वायर रूट लेंगे और ये लेंगे 14,900। 40,000 का स्क्वायर रूट हम बताते हैं, इसका आप लोग बताइए। 200, इसका कितना होगा, 212। अभी बता देंगे मेथड की कैसे निकाल। ये आ गया, मतलब इसका मतलब 1 साल में कोई अमाउंट 200 का 212 हो जा रहा है। कितना बढ़ रहा है, 12। किस पे, 200 पे। 100% परसेंटेज बताना, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 6%। हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी सही हो। आइए स्क्वायर रूट सीख लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए। क्या है, 44,9 है। अब ये बताओ सबसे पहले, यहाँ पे यूनिट डिजिट पर क्या दिख रहा है, 4। जो स्क्वायर रूट होगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, या तो 2 होगा, नहीं तो 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 होगा। यूनिट डिजिट पे यही होगा, 2 होगा या 8 होगा। मानते हैं कि नहीं मानते, बोलेंगे बिल्कुल। अब अगर ये देखो कि ये क्या है, 44,944 है। अगर हम इसका रेंज देखें तो ये रेंज कितने के बीच में लाइक कर रहा है, क्योंकि देखिए अगर हम आपसे पूछे 20 का स्क्वायर, आसानी से बोल दोगे 400। 200 का स्क्वायर, आसानी से बोल दो। ये जो है 44 है, ये किसके रेंज में, 210 का स्क्वायर और 220 के स्क्वायर के बीच में लाइक कर रहा है। क्योंकि 21 का स्क्वायर क्या होता है, 441 होता है ना। 44,000 क्या होता है, 441 पे 2 जीरो, और इसका क्या होगा, 484 पे 2 जीरो। ये 44,000 से बड़ा, और 48,000, 2200 का क्या होता, 48,400। 210 का होता है 44,100 होता है, इसी के बीच में लाइक करेगा। मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 2 2 तो नहीं आएगा, ये क्या आएगा, 21, या यहाँ पे 21। मतलब ये जो स्क्वायर होगा 212 का होगा या 218 का होगा। ये मानते हैं कि नहीं मानते। अब देखो 210 और 220 के बीच में सबसे आसानी स्क्वायर रूट आप कौन सा निकाल सकते हैं, 215। बोलो, 200 215 का स्क्वायर निकाल सकते, क्या होगा बताओ। 5 का स्क्वायर 25, 21 गुने 21 गुने अगर हमें 22 करना रहता है, 2 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 2 लिख देंगे। 21 में 2 जोड़ो या 22 में 1 जोड़ो, 23 होगा। 23 का डबल करोगे तो 6। इसका मतलब देखो बाबू, ये सब आपको मौखिक करना पड़ेगा। इसके बीच में जो 21, जिसका वैल्यू कितना आ रहा है, 46,225 आ रहा है, 46,225 आ रहा है। हमें निकालना किसका है, 44,900। तो हम बस ये निकालते कि देखते इससे वैल्यू क्या है, बड़ी है कि छोटी है। आप देखो 46,000 से ये वैल्यू छोटी है। जब 215 से वैल्यू छोटी आ रही तो कौन सा होगा, छोटी वाली नंबर, 212। इसका स्क्वायर क्या होगा, 212 का 44,944 होगा।
आगे और देखते हैं 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 7, 9 और 11 से विभाजित करने पे प्रत्येक स्थिति में 5 शेष फल बचे। बताइए। देखो जैसे हम बोले आपको 91, 91 को अगर 9 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा? आप बोलोगे 1। अब हम बोले कि इस दोनों डिजिट को जोड़ो, तो जोड़ोगे तो 9 और 1 10, सिंगल डिजिट कितना है? 1। 1 में 9 से भाग देंगे तो डिजिट क्या होगा? रिमाइंडर 1 ही बचेगा। 91 में 9 से भाग देने तो रिमाइंडर 1 ही बच रहा है, और सम ऑफ डिजिट कर रहे हैं उसमें भी 9 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? 1 ही आ रहा है। मतलब अगर हमें रिमाइंडर पता करना है तो 9 से विभाजता का नियम में खासियत है कि सम ऑफ डिजिट को जोड़ो, अगर वो 9 से भाग हो रहा है तो वो पूरी की पूरी संख्या भाग हो जाएगी। दूसरा है कि अगर सम ऑफ डिजिट में 9 से भाग देंगे, सम ऑफ डिजिट में जितना शेषफल आएगा उतना ही शेषफल उस संख्या में अगर 9 से भाग देंगे तो आएगा। तो जोड़ते हैं, अगर हम 9 से भाग देंगे तो 5 शेष आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? देखो इसमें जोड़ेंगे तो 9, 9 से भाग हो रहा है, 7 और 7 14, 14 मतलब कि 5, 9 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 5 आ रहा है। एक ये हो सकता है। आगे देखते हैं, 6 3 9, 9 भाग लग रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। इसमें देखें तो 9 चला गया, 6 4 10, यहाँ पे अगर हम एक इसको दे दे, 6 4 10 और 17 कितना होगा? 8, रिमाइंडर 8 बचा। 6 3 9 भाग लग रहा है, 9 भी भाग लग रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर 7 बच रहा है। इस ऑप्शन में रिमाइंडर 5 बच रहा है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। जब 9 से भाग देंगे तो 5 शेषफल होगा, तो एक ही ऑप्शन होगा, बाकी ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आप ऑप्शन के मेथड से बहुत आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन बस आपके दशमलव को चेक करने के लिए दिया गया कि आप कैसे करें। देखो 0.25 इंटू 0.25 करेंगे तो क्या होगा? देखो 25 का स्क्वायर करो, 25 का स्क्वायर क्या होगा? 625 होता है। मानते हो कि नहीं? मानते हो? होगा। दशमलव का 2 डिजिट, दशमलव का 2 डिजिट जब गुना में जाएगा तो दशमलव का 4 डिजिट, मतलब कि गुना में क्या होता है? दशमलव के बाद वाली चीज ऐड हो जाती है। डिजिट होता है, नंबर नहीं। कितना प्लेस होगा? तो यहाँ पर दशमलव का 2 गो, यहाँ पे दशमलव का 2 गो, तो कितना? दशमलव का 4 गो डिजिट होना चाहिए। ये आ गया दशमलव 0625 डिवाइड बाई 0.625 होगा। इसको जब इससे भाग देंगे कितने बार में जाएगा? 10 बार में। दशमलव को अगर हम इधर लाना चाहते हैं तो 10 से भाग देना पड़ेगा, दशमलव को इधर लाना चाहते हैं तो 10 से गुना करना। ये हो गया 0.25 बट्टा 10। आंसर क्या आएगा? 0.025। हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए हमारा सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का महत्तम समावर्तक क्या होगा? मान लो हम पूछे आपको 1 2 3, इसका HCF क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिससे दिए गए नंबर पूरी तरह से विभाजित हो जाए। 1 2 3 हाईएस्ट कॉमन क्या है? एक ही होगा, क्योंकि एक से एक भी भाग होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा। तो ये समझ लो कि फाइंड द किसी भी 100 नहीं, 100 1 लाख 2 लाख तक के, क्या फर्स्ट पूछ ले 2 लाख नेचुरल नंबर का HCF क्या होगा? तो हमेशा 1 होता है। n नेचुरल नंबर का HCF हमेशा क्या होगा? 1। दिया गया दो संख्याओं का महत्तम दिया गया है, लघुत्तम दिया गया, उनमें से एक कितना है? सीधा 90 दिख रहा होगा। और करते दो संख्याओं का, मान ले संख्या क्या है? पहली संख्या 27 है, दूसरी संख्याओं को b मान ले। दोनों संख्या का गुणनफल क्या होता है? LCM इंटू HCF। GCD भी उसे ही कहते हैं, HCF ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों एक ही है। 9 इंटू LCM इंटू HCF होता है। 27 से एक बार में जाएगा, b का वैल्यू क्या होगा? 90। b का वैल्यू क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हमारा सही है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक आदमी एक वस्तु को 950 में खरीदता है और इसे इतना में बेच देता है, उसका प्रतिशत लाभ बताइए। देखो सिंपल, देखो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस कितना दिया गया?
950, ये दिया गया है 1000 रुपये बेच रहा है। जब हमसे परसेंटेज में ही पूछ रहा है तो हम एक्चुअल डाटा ना लेके उसका रेशियो ले लेते, 0 से 0 कट गया, 19 पच्चे 95, 20 पंचे 100, कितने में बेच रहा है? 1 यूनिट ज्यादा में बेच रहा है, किस पे? 19 पे। तो 100% परसेंटेज बताने के लिए क्या होगा? 19 पच्चे 95, 5 सही 5/19 कौन सा है? और नीचे 19 दिख रहा है तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये रेशियो लेने से बेनिफिट हो जाता है कि हमें पता चले बेस में क्या 19, देखिए इधर 9 है, 19 क्या है? प्राइम नंबर है, या तो 19 होगा या नहीं होगा। तो तीनों में से ये दोनों नहीं है, ये 5% है, तो थोड़ा सा इसमें हो सकता है कि कंफ्यूजन हो, तो इस दोनों में से आप टिक लगा। आइए, ये क्या होता है? a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। इफ आज क्या मौसम शादी उदी का है क्या? बहुत आदमी का शादी हो रहा है। इफ a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो ये होता है tan थीटा, या ये बोलो tan a बराबर cot b होता है। tan a बराबर cot b, या हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर tan a बराबर cot b है, इसका मतलब a प्लस बी दोनों का एंगल का सम कितना होगा? 90 डिग्री। यहाँ पे 2 थीटा, यहाँ पे क्या है? इन दोनों का सम कितना होगा? 3 थीटा प्लस 6 बराबर कितना होगा? 90 डिग्री। थीटा बराबर क्या होगा? 84/3, 28 डिग्री। ऑप्शन डी हमारा सही है। बस इसमें ये चीज पता होगा तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी टीम में 8 बच्चे 15 सदस्य लड़कियां हैं, देखो इस टाइप के क्वेश्चन को बस आपको रेशियो को समझना चाहिए। टोटल कितना है? 15 है, जिसमें बताया गया है कि यदि किसी टीम में 8 बच्चे 15 सदस्य लड़कियां हैं, टोटल हैं उसमें गर्ल्स कितने हैं? 8, तो बॉय कितने होंगे? 7। हमसे क्या पूछ रहा है कि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या बताएं। तो लड़का क्या होगा? 7, ये कितना हो गया? 8, 7/8 होगा। हमसे पूछ रहा है कि बॉय रेशियो गर्ल का, तो 7/8। ये थोड़ा आसान वाला है, बस रेशियो आपको समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन में दिया तो एक विक्रेता ने 200 क्विंटल गेहूं कितने में? 1200 प्रति क्विंटल की दर पर खरीदे। उसने 10,000 उसके परिवहन और भंडारण पर खर्च किए। यदि वह 13 रुपये प्रति केजी के दर से गेहूं बेच रहा है तो विक्रेता का लाभ प्रतिशत ज्ञात। देखो यहाँ पे क्विंटल में है, तो इससे भी अगर देखो 200 क्विंटल को पे कितना एक्स्ट्रा खर्च आ रहा है? 10,000 रुपया। तो 1 क्विंटल पे कितना आएगा? तो आप बोलोगे 200 पे 10,000, तो 1 क्विंटल पे 50 आएगा। यहाँ तक मानते हैं। तो ये बताओ 1 क्विंटल पे उसको खर्च कितना आ रहा है? 1250। हम ऐसे लिख सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस 1 क्विंटल का निकालने तो कितना आ रहा है? 1250। सेलिंग प्राइस 1 क्विंटल पे कितना आ रहा है? अगर 1 केजी का मूल्य 1300 रुपया है, 13 रुपया है, तो 100 केजी मतलब 1 क्विंटल, 1 क्विंटल में 100 केजी, तो 100 केजी मतलब 1 क्विंटल का मूल्य कितना हो जाएगा? 1300 रुपया हो गया। इसका अगर रेशियो ले लेंगे तो 0 से 0 चला गया, 5 से कटेगा, 5 से कट रहा है ना, 5 दूनी 10 पच्चे 25, 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 6 पंचे 30, 25/6 आया। 25 के चीज को 26 में बेच रहा है, कितने का फायदा? 1 का फायदा। 1 का किस पे? 25 पे। परसेंटेज बताना है तो 4%, 25 चौका 60। देखो हमें पूरा नहीं लेना, हम क्या कहें कि हर एक जगह पे 1 कर दें। 1 क्विंटल का सीपी निकाल लिए, 1 क्विंटल का एसपी निकाल लिए, प्रॉफिट निकाल लिए। 1 क्विंटल पे जितने परसेंट का प्रॉफिट होगा उतना ही उसको 200 क्विंटल पे प्रॉफिट होगा। तो 200 क्विंटल हम क्यों निकालें?
देखो दिया गया डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब घटते हुए क्रम में, मतलब कि पहले सबसे बड़का, फिर छोटका, फिर छोटका, फिर हम क्या करते हैं, इनका अंतर देखते हैं। यहाँ पे क्या है, 2 और 5 का अंतर 3 है। यहाँ पे कितना है, 2 है। यहाँ पे कितना है, 4। दो 2 3 4 का एलसीएम कितना होगा, 12। तो हम क्या करते हैं, हर एक जगह 12 बनाने के लिए, 3 को 12 बनाने के लिए 4 से करेंगे तो नीचे अब मतलब ही नहीं रखना, ऊपर रखो। 3 को 12 बनाने के लिए 4 से करेंगे तो 2 में 4 से गुना करेंगे तो 8। 2 को 12 बनाने के लिए 6, तो 1 में 6 से गुना करेंगे 6। 4 को 12 बनाने के लिए 3, तो 3 में 3 से गुना करेंगे 9। मतलब कि सबसे पहले 9 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा। 9 कब आया है, 3/7 फैक्टर फ्रैक्शन में। 6 कब आया है, 1/3। फिर 8 कब आया है, 2/5। तो डिसेंडिंग ऑर्डर यही होगा, 3/7, 1/3, 2/5। 3/7, उसके बाद 1/3, 3/7, 1/3। ऑप्शन डी हमारा सही। आपको वो डिवाइड करके नहीं चेक करना है, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। आपको बताना, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 1+3+5, 1+3+5+7 क्या हो, बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है। ये क्या है, लगातार ऑड नंबरों का सम है। वो क्या होता है, अंडर रूट, जैसे 1 2 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, जितना डिजिट है उतने का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 5 3 8 1 9 हो जाएगा। मतलब कि जितना 1 2 3 है तो इन तीनों का, 3 डिजिट है तो 3 का स्क्वायर, गुना यहाँ पे कितना डिजिट है, 1 2 3 4, 4 डिजिट है तो 4 का स्क्वायर। यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5, 5 का स्क्वायर। आप अगर इसको जोड़ेंगे तो 25 आएगा। स्क्वायर रूट है तो बाहर निकलेगा 3 4 5, 5 चौका 20 30 60। आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा सही। ये बेसिक है, तब जोड़ते जाएंगे, 5 3 8 1 9, ये करेंगे ये करेंगे, क्यों करना है अगर आपको नहीं पता है। नहीं पता है तब ये करेंगे। आइए, त्रिकोणमिति का दिया गया cos x माइनस वाई बराबर √3/2। तो x माइनस वाई क्या हो, cos के किस वैल्यू पे √3/2 होता है, क्या बोलेंगे, 30 डिग्री। 30 डिग्री पे होता है ना, cos 30 बराबर √3/2 होता है। आगे दिया गया साइन x+y कितना हो जाएगा, साइन का वैल्यू 1 होता है कब, 90 डिग्री। हमसे जहां x और y धनात्मक न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब कि 90 डिग्री से छोटा, x इज ग्रेटर देन y है, तो x और y का वैल्यू बताना। कितना आसान है, तो सिंपल। हमको ये निकालने में नहीं था, x माइनस वाई, एक्स ग्रेटर देन वाई है, हर एक जगह पे x और y का वैल्यू, x और y, x ग्रेटर देन y है। दोनों एंगल का अंतर 30 होना चाहिए। 50 40 का अंतर 10, 60 20 का अंतर 50, 8 10 का 7, 60 30 का आंसर अंतर 30, सही है। दोनों का सम भी कितना है, 90। अब निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, देखो अपना सिंपल फंडा, इसको सॉल्व नहीं करना है। देखो 90 रुपया को हमें 2 आदमियों में बांटना है, जिसमें से एक को हमें 30 रुपया ज्यादा। ज्यादा किसको देना रहता है, जिसमें से घटाते हैं तो एक्स का वैल्यू हमें ज्यादा रखना है। तो पहले 90 में से 30 घटा देंगे तो 60, तो एक्स को भी 30 डिग्री मिलेगा, वाई को भी 30 डिग्री मिलेगा। एक को तो 30 डिग्री ज्यादा मिलना था, तो किसको मिलेगा, एक्स को मिलेगा 30 डिग्री। तो एक्स को मिल गया 60 डिग्री और वाई को मिल गया 30 डिग्री। हमारा आंसर क्या होगा, एक्स बराबर 60 डिग्री, वाई बराबर 30 डिग्री। जोड़ेंगे तो 90 डिग्री, घटाएंगे तो 30 डिग्री। उम्मीद करते हैं कि मजा आ गया होगा ये पूरा का पूरा मॉक देख के। कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में, अपना ख्याल रखिएगा। मॉक टेस्ट जरूर खुद से एक बार प्रैक्टिस करिएगा। चलिए, नमस्कार, जय हिंद।